साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और देश की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे देश में लगातार साक्षरता और संविदा कर्मचारी अपने जॉब को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर हर राज्य को मानना होगा नया श्रम कानून। यह कहना है श्रम मंत्री गंगवार का। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि श्रम के क्षेत्र में कौन से नए कानून सरकार ने बनाया है, और माननीय श्रम मंत्री गंगवार से हम बातचीत का भी अंश आप तक प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें, जहां पर सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में नए श्रम कानून से जुड़ी 3 संहिताओं को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। नए कानूनों को लेकर उपजे तीखे विरोधाभास में श्रम कानूनों पर कुछ विपक्षी दलों ने तेवर तो मंद हो गए हैं, लेकिन विरोध जारी है। ऐसे में आज राजीव कुमार से बातचीत में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार साहब कहते हैं कि यह कानून कारोबार में सहूलियत के साथ श्रमिकों को भी कई प्रकार की सुविधाएं देगा जो इसके विरोध में खड़े हैं, श्रमिक और उद्योग के विरोध में खड़े हैं। संपूर्ण अंश हम बताएंगे कि श्रम मंत्री ने नए श्रम कानून के बारे में क्या बताया है। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहे, पूरी रिपोर्ट हम क्रम वाइज आप तक पहुंचा रहे हैं। नए श्रम कानून आने से अब क्या सहूलियत, तमाम जो असंगठित या संगठित क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में माननीय श्रम कानून मंत्री गंगवार जी से बात हुई। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला प्रश्न है, श्रम कानून के मानने के लिए राज्य कितना बाध्य हैं? अगर राज्य इन्हें मानने से इनकार कर देते हैं तो केंद्र की इतनी बड़ी कवायद का क्या फ़ायदा होगा? हमारे संविधान के अनुसार श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में समाहित किया गया है। अब ये नए श्रम कानून जिस दिन से लागू होंगे उसी दिन से सभी राज्यों पर समवर्ती सूची के विषय के रूप में बाध्यकारी होंगे। हर राज्य को इन्हें मानना होगा, सही तरीके की क्रियान्वयन करना होगा, तो राज्यों को भी इसका लाभ दिखेगा। अगला प्रश्न था, नए श्रम कानून से देश की मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा बदलाव आएगा? मेक इन इंडिया और मेक फॉरवर्ड को कितना फ़ायदा होगा? श्रम कानूनों में श्रमिकों की नियुक्ति के लिए लचीलापन, सरल प्रावधान, पारदर्शी उत्तरदायी निरीक्षण व्यवस्थाएं, संस्थानों में बेहतर औद्योगिक वातावरण के प्रावधान व समय सीमा में विवादों के निस्तारण इत्यादि के प्रावधान किए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तथा समय सीमा में आपके सभी अनुमतियां जहां तक संभव हो एक ऑनलाइन व्यवस्था के द्वारा प्राप्त होंगी। इन सभी प्रयासों के द्वारा देश में बड़ी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश के सभी जिलों में SIC अस्पताल की सुविधा प्रावधान किया गया है। क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि कब तक सभी जिले में सुविधा हो जाएगी? गंगवार ने बताया कि देश में सभी 740 जिलों में SIC अस्पताल का प्रावधान हमने सामाजिक सुरक्षा संहिता में किया है। SIC के तहत अनेक लाभ इंश्योरेंस व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इसमें मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। SIC द्वारा सभी जिलों में या तो अस्पताल की स्थापना की जाएगी या जिलों में प्राइवेट अस्पतालों में करार करके आयुष्मान भारत और SIC के बीच सामंजस्य के माध्यम से सुविधाएं दी जाएगी। अगला प्रश्न, संहिता में उद्योग के लिए एक लाइसेंस, एक रिटर्न का प्रावधान है। क्या राज्य इसके लिए राजी हो गए हैं? वर्तमान में उद्योगों के लिए 8 रजिस्ट्रेशन, 3 या 4 लाइसेंस एवं कई रिटर्न रजिस्टर रखने की अनिवार्यता है। अब इन 4 संहिताओं के अंतर्गत संस्थान को एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस लेना होगा तथा रिटर्न व रजिस्टरों की संख्या में बहुत कमी की गई है। राज्य सरकारों भी इसके अनुपालन में सरलता के लिए सहभागी होंगे, क्योंकि इसमें राज्य नए उद्योगों को लगाने के लिए सरलता होगी तथा रोजगार सृजित होंगे। अगला प्रश्न, देश के सभी असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की बात की गई है। इसे संभव बनाने का क्या नियम बनाए गए हैं और इसे लागू कैसे किया जाएगा? ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको अब स्वेच्छा से ESI का सदस्य बनाने का विकल्प दिया गया है। ऐसे संस्थान जहां 20 से कम श्रमिक हैं और स्वरोजगार वाले श्रमिक भी EPO की सुविधा ले सकेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान भी किया गया है। इस फंड के द्वारा श्रमिक ठेके पर काम करने वाले प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उससे नहीं मानने पर क्या कार्रवाई होगी? नए श्रम कानून के तहत वेतन संहिता के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन प्रदान किया जाए। ये प्रावधान सभी कंपनियों पर लागू होंगे। वेतन संहिता में इन प्रावधानों के उल्लंघन पर भी गंभीर दंडनीय अपराध दर्ज किया जाएगा। तो साथियों, हर राज्य को मानना होगा नया श्रम कानून। हाल ही में नए श्रम कानून से जुड़ी 3 संहिताओं को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से सरकार नए श्रम कानून लेकर आए हैं, अब आने वाले समय में क्या देश की दशा दिशा
पे सरकार ध्यान देती है कि आने वाले समय में जो बेरोजगारी की समस्या है इससे निजात पाया जाएगा। नए श्रम कानून का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। साथियों, आप लोगों ने देखा हर राज्य को मानना होगा नया श्रम कानून। 3 श्रम कानून लेकर जो है बीजेपी सरकार आई है। हाल ही में नए श्रम कानून से जुड़ी 3 संहिताओं को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। अब आने वाले दिनों में जो तमाम लोग बेरोजगारों के श्रेणी में हैं, उस संदर्भ में सरकार क्या अपडेट लेती है। तमाम नए बदलाव यह सरकार कर रही है। अभी 36 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लेकर यह सरकार आई थी, अब नया श्रम कानून लेकर आई है। लेकिन जिस तरह से देश में और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का लोग दंश झेल रहे हैं, जिस तरह से नई शिक्षा नीति, साक्षरता नीति को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं, जिस तरह से देश में 5,50,000 साक्षरता कर्मी इस समय बेरोजगार हैं और तमाम श्रम सेक्टर में लोग रोजगार से बाहर हो रहे हैं। जो नया श्रम कानून आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि तमाम नए प्रावधान किए गए हैं और आने वाले ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक कार्य करेंगे, उनको अब स्वेच्छा से ESIC का सदस्य बनने का विकल्प दिया गया है। ऐसे संस्थान जहां 20 से कम श्रमिक हैं और स्वरोजगार वाले श्रमिक भी EPFO की सुविधा ले सकेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान भी किया गया है। इस फंड के द्वारा संगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को ठेके पर काम करने वाले व प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से सरकार नए बदलाव कर रही है, जिस तरह से सरकार का कहना है कि महिला श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, अब महिला श्रमिकों को भी पुरुषों के समान मानदेय या वेतन मिलेगा। लेकिन साथियों, यह सरकार की क्या नीति है, क्या मंशा है, जिस तरह से तमाम सेक्टर को रोज़ सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ रही है। पूरे देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इस समय देश में कोविड-19 को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तमाम सेक्टर बंद हैं, चाहे शैक्षिक संस्थानों को ले लीजिए, चाहे श्रम सेक्टर को ले लीजिए। सरकार रोज़ दावे कर रही है कि हम करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और नए रोज़गार का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, यह सोचनीय विषय है। अब आपको समझना होगा कि जिस तरह से सरकार रोज़ नए अपडेट ला रही है, जिस तरह से श्रम मंत्री गंगवार जी का कहना है कि हमने नए 3 श्रम कानून लाए हैं, इससे देश पटल पर जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगार गारंटी कानून लेकर आ रहे हैं, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, एक परिवार को जो है, चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें रोजगार देंगे। अब देखने वाली बात है कि जो कयाद सरकार कर रही है कि आने वाले समय में तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के मुहिम से जोड़ पाएंगे। क्या साक्षरता कर्मी जो काफ़ी दिनों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको 35 से 40 माह का मानदेय भी सरकार नहीं दे पाई है, क्या आने वाले समय में इनका सरकार मानदेय देगी, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथियों, जिस तरह से देश की समस्या विकट रूप लेती जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, सरकार इसमें नया बदलाव नहीं करती है, आने वाले समय में लोगों को किसी श्रम क्षेत्र में नहीं जोड़ती है, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराती है, तो आने वाला समय काफ़ी भयावह होगा। लेकिन जिस तरह से साक्षरता के क्षेत्र में नई योजना सरकार पढ़ना लिखना लेकर आई है और जहाँ पे स्वैच्छिक संस्थाएं, अध्यापकों और बच्चों के द्वारा इसमें क्रियान्वयन की बात कही गई है। इतने बड़े सेक्टर में जहाँ पर करोड़ों लोग बेरोजगार हों, करोड़ों लोग अशिक्षित हों, उनको साक्षर करने की यह मुहिम क्या धरातल पर आएगी, क्या इसको पूर्ण होगा, क्या देश एक बार पुनः 2030 तक पूर्ण रूप से साक्षर होगा, यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से हर राज्य को नया श्रम कानून मानने की बाध्यता पर सरकार काम कर रही है, नए रोजगार जोड़ने की बात कर रही है, अब आने वाले समय में जो कोर्स स्थिति होगी साफ होगी, नहीं सरकार को इसका